उस गांव का नाम बाघमारी था। वह रेलवे लाइन के करीब था, परंतु गांव में पहुंचने के लिए स्टेशन से 1 मील पैदल चलना पड़ता था। दोनों के बीच एक घना जंगल था। ग्रामीण आमतौर पर स्टेशन तक आने जाने के लिए जंगल में प्रवेश नहीं करते थे। वे रेल पटरी की सुरक्षा के लिए लगी कटीली तारों के बीच से निकलकर पटरी के साथ साथ पैदल चलते थे। स्टेशन का नाम संताल गोला था। वह काफ़ी बड़ा स्टेशन था और उसके आसपास एक कस्बा बन गया था। वह क्षेत्र धान के मामले में बहुत धनी था। उस क्षेत्र से धान और चावल दोनों का निर्यात होता था। वहाँ चावल की 2 मिलें भी थीं। युद्ध के दौरान अमरीकी सैनिकों की एक टुकड़ी ने कुछ समय तक संताल गोला और बाघमारी के जंगलों में अपना पड़ाव डाला था। वे अक्सर नंगे बदन केवल एक पजामा पहने घूमते थे और किसानों के साथ बैठकर धूम्रपान करते थे। युद्ध समाप्त होने के बाद वे अपनी कुछ अवैध संतानों और छोटे हथियारों को छोड़कर अपने घर वापस लौट आए। जिस काम के सिलसिले में मैं और ब्योमकेश काफ़ी समय से सांताल गोला में थे, उसका संबंध भी उपयुक्त हथियारों से ही था, जिसका विवरण मैं बाद में दूंगा। वर्तमान में जिस कथा से मैं आपको इस समय जोड़ रहा हूँ, प्राथमिक तौर पर उसका संबंध बाघमारी गांव और उसके कुछ व्यक्तियों से है, जिसके प्रारंभिक भाग में उस गांव में कुछ युवक हैं। बाघमारी गांव के कुछ परिपूर्ण मकानों में सदानंद सुर का घर सबसे पुराना था। उसमें 3 कमरे, सामने एक पक्का आंगन और एक अन्य आहता घर के पिछवाड़े था, जिसके चारों ओर दीवारें बनी हुई थी। उनके घर के ठीक पीछे जंगल शुरू हो जाता था। सदानंद सुर काफ़ी बूढ़े हो चले थे, लेकिन चूंकि उनका कोई परिवार, पत्नी अथवा बच्चे नहीं थे, इसलिए वह अपने पैतृक मकान में अकेले रहते थे। उनकी एकमात्र बहन रेलवे के किसी कर्मचारी से ब्याही थी, लेकिन चूंकि वे लोग शहर में रहते थे, इसलिए सदानंद बाबू के साथ उनकी घनिष्ठता नहीं थी। गांव के अन्य लोगों के साथ उनका संबंध बहुत करीबी नहीं था। एक और जहां उनकी किसी से शत्रुता नहीं थी, वहीं दूसरी और किसी के साथ अंतरंगता भी नहीं थी। अधिकतर दिनों में वे रोज़ सुबह बहुत तड़के जाग जाते थे और स्टेशन के समीप वाले कस्बे में चले जाते थे, जहां से वे शाम को घर लौटते थे। कोई नहीं जानता कि वे अपने गुजर बसर के लिए क्या काम करते थे। कोई कहता था कि वे धान और चावल की दलाली करते थे। कुछ अन्य लोग कहते कि उनका गिरवी घर है। कुल मिलाकर वह अपेक्षाकृत एक किफ़ायती इंसान थे। सामान्यतः लोगों को उनके बारे में मात्र इतनी ही जानकारी थी। अप्रैल की एक सुबह सदानंद अपने घर से मझोले आकार का एक संदूक और किरमिच का एक बैग लेकर निकले थे। वह घर में ताला बंद करके एक हाथ में संदूक और एक हाथ में बैग लिए हुए अपनी यात्रा पर निकल गए थे। उनके घर के सामने मैदान और कुछ खेत थे। सदानंद खेत को पार करके जब रेलवे लाइन के साथ साथ अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे, तो उन्हें गांव का बूढ़ा मुखिया हीरू मिला। उसने पूछा, सुबह सुबह इतना सारा सामान लेकर कहाँ चल पड़े? मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, सदानंद ने उत्तर दिया। अच्छा, क्या तीर्थ यात्रा पर जा रहे हो? हीरू ने पूछा। सदानंद उसके इस प्रश्न पर मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। अपने पापों को प्रायश्चित करने से पहले ही निकल पड़े, हीरो ने टिप्पणी की। आपकी आयु कितनी है? 45 वर्ष, सदानंद ने चलते चलते जवाब दिया। वापस कब आओगे? हीरो ने पीछे से आवाज़ देकर पूछा। 1 सप्ताह या इसके आसपास, सदानंद चले गए। उनका अचानक तीर्थ यात्रा पर जाना गांव में चर्चा का विषय बन गया। किसी को उनके बुढ़ापे में इस धार्मिक कृत्य से कोई संदेह नहीं हुआ। इससे पहले विगत 10 वर्षों में उन्होंने एक भी रात गांव के बाहर नहीं बिताई थी। सब लोगों ने यही माना कि सदानंद सुर आमतौर पर अपने कारोबार के सिलसिले में बाहर जाते रहते थे, इसलिए किसी को यह संदेह नहीं हुआ कि वह किसी गुप्त उद्देश्य से बाहर जा रहे थे। 3 या 4 दिनों बाद गांव के कुछ नौजवान लड़के सदानंद सुर के मकान के सामने वाले मैदान में इकट्ठा हुए। उस गांव में कोई 25 सामान्य परिवार रहते थे। सूर्यास्त के बाद स्थानीय युवक उस मैदान में बातचीत करने के लिए एकत्र हो जाते थे। उनमें से कुछ लड़के गाना गाते थे और कुछ वहां बैठकर धूम्रपान करते थे। सर्दियों और बरसात के मौसम को छोड़कर वे लोग हमेशा वही एकत्र होते थे। आज सारे लड़के
अमृत नामक एक युवक को छेड़ रहे थे। कुछ चंचल स्वभाव का अमृत गांव के किसी निवासी का अनाथ भांजा था। वह बेतरतीब ढंग से लंबा, दुबला, पतला और अपेक्षाकृत कुछ अधिक ही पातुनी था और हमेशा अपनी हिम्मत और बुद्धिमत्ता दिखाने की कोशिश करता रहता। इसलिए जब अवसर मिलता तो गांव के अन्य लड़के उसका मजाक उड़ाते थे। ऐसा ही कुछ उस दिन हुआ। नादू नामक एक नौजवान की नई नई शादी हुई थी। उसकी पत्नी का नाम पापिया था। वह एक मटका लेकर तालाब से पानी लेने जा रही थी। वहाँ कुछ अन्य जवान औरतें भी थीं। अमृत पानी पर पत्थर फेंक रहा था और जब उसने नादू की पत्नी को जल्दी जल्दी पानी लेने जाते देखा तो उसने अपने मुंह से पापिया भारतीय कोयल यानी कि पियू पियू पिया पिया की आवाज़ निकाली। अन्य जवान औरतें उसे सुनकर मंद मंद मुस्कुराने लगी और वे थी दुल्हन तुरंत अपने घर वापस लौट आई और अपने पति से घटना की शिकायत की। क्रोधातुर नादू हाथ में लाठी लेकर घटनास्थल की ओर भागता हुआ आया, जिसे देखकर अमृत तालाब के किनारे नारियल के पेड़ पर चढ़ गया। गांव के बड़े बुजुर्ग मामला शांत कराने पहुंचे। प्रत्येक यहाँ तक कि जिद्दी नादू स्वयं जानता था कि अमृत की नीयत बुरी नहीं थी। चीजें हाथ से बाहर नहीं निकली, लेकिन अमृत अपने दोस्तों की फब्तियों से नहीं बच पाया। जैसे ही वह शाम को मैदान में पहुंचा तो सब लोगों ने उसे घेर लिया। अरे वैसे तो तुम बड़े बहादुर बनते हो, पाताल ने ताना मारा, लेकिन नादू से लड़ नहीं सके, उल्टे पांव बचाव के लिए नारियल के पेड़ पर चढ़ गए। अमृत ने प्रतिवाद किया। मैं तो एक नारियल तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ा था। मैं नादू से कतई नहीं डरता। यदि उसके हाथ में लाठी नहीं होती तो मैं उसकी ऐसी की तैसी कर देता, ऐसी पिटाई कर देता कि बिस्तर पर पड़ा कर रहा होता। अद्भुत, गोपाल ने कहा। जब तुम घर गए तो तुम्हारे मामा ने तो तुम्हारी पिटाई की। मामा ने मेरी पिटाई नहीं की, वे तो मुझसे प्यार करते हैं। लेकिन मामी ने मेरे कान खींचते हुए कहा था, तू गधा है। सारे लड़के खुशी से हंस पड़े। तुम्हारे जैसे कायर को शर्म आनी चाहिए, पाताल ने घोषणा की। अच्छा जरा सोचो, एक औरत ने तुम्हारे कान ऐंठ दिए। वह परिवार में सबसे बड़ी है, इसलिए मैंने उन्हें छोड़ दिया, अमृत ने उत्तर दिया। और तुम इस तरह मेरे साथ मजाक नहीं कर सकते, दासू बोला। मजाक? तुझे लोगों से डर नहीं लगता? मुझे सारी बात सच सच बता। जब तू कोई भूत देखेगा तो क्या करेगा? सभी लड़कों ने उसके कपड़े खींचते हुए चुटकी ली। मैंने एक भूत देखा था, लेकिन मैं उससे डरा नहीं, अमृत ने उनसे आंखें निकाल कर कहा। तूने भूत देखा था? कब, कहाँ? सारे लड़के एक साथ बोल पड़े। वह उस जगह पर। अमृत ने गर्व से जंगल की और अपनी पतली बाहों से इशारा किया। कब देखा, सच सच बता। एक भूत घोड़ा, अमृत ने सत्यनिष्ठा से कहा। एक या दो लड़के उसकी बात सुनकर हंस पड़े। तू तो सचमुच ही गधा है रे। तो क्या तूने सचमुच एक भूत घोड़ा देखा? कब और कहाँ? परसों रात को, अमृत ने उस रात की घटना को याद करते हुए कहा। मेरी बचिया कैली गौशाला में अपने खूंटे से खुलकर भाग गई। मेरे मामा ने कहा, अमरा जंगल में जाकर उसे देख। उस समय रात के 10 बजे थे, लेकिन मैं किसी चीज़ से नहीं डरता, इसलिए फौरन जंगल में चला गया। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन मुझे कहीं भी बचिया नहीं दिखाई पड़ी। चंद्रमा के प्रकाश ने उस स्थान को विचित्र बना दिया था। अचानक मैंने एक घोड़ा देखा। उसके खुरों की खड़खड़ाहट सुनकर मुझे लगा मेरी बचिया मुझे मिल गई, लेकिन जब मैं उसकी ओर मुड़ा तो वह अचानक जंगल में गायब हो गया। वह एक काला घोड़ा था और उसके नथुनों से चिंगारी निकल रही थी। मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता हुआ वापस लौट आया। और जब तुम हनुमान चालीसा का पाठ करोगे तो भूत क्या, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अच्छा, भूत घोड़ा किस रास्ते से आया था और किस रास्ते से गया? दासू ने पूछा। वह गांव की ओर से आया और स्टेशन की ओर गया था। क्या उस घोड़े पर कोई सवारी भी कर रहा था? ये तो मैंने नहीं देखा। कुछ देर वहां खामोशी रही। अमृत के अंदर भूत की कहानी सुनाने की कल्पना नहीं की थी। उसने घोड़ा अवश्य देखा होगा, लेकिन कोई घोड़ा किसी सवार के बिना जंगल में कैसे दिखाई दे सकता है? गांव में किसी आदमी के पास घोड़ा था नहीं। यहाँ तक कि युद्ध के दौरान जंगल में छावनी बनाने वाले अमेरिकी सैनिकों के पास भी घोड़े नहीं थे। स्टेशन के पास वाले कस्बे में एक आध घोड़ा तांगा जरूर था, लेकिन वह घोड़ा जंगल में रात में क्या कर रहा था? क्या अमृत को घोड़ा देखने के बाद उसे अपनी बच्चिया होने का भ्रम हुआ था? मैं समझ गया, तूने अपनी बच्चिया को भूत घोड़ा समझ लिया है, पाताल ने अंत में कहा। अमृत ने जोर से अपना सिर हिलाया। अरे अरे नहीं, वह घोड़ा ही था, एक हाड़ मांस वाला भूत घोड़ा। क्या तू हमसे यह कहना चाहता है कि भूतवा घोड़ा देने के बाद भी तू बेहोश नहीं हुआ? अरे मैं क्यों बेहोश होता? मैं तो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था।
बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तू तो हनुमान चालीसा का पाठ इसलिए कर रहा था ना कि तू उसे देखकर बुरी तरह डर गया था, किसी भी सूरत में नहीं। अमृत ने शेखी पकारी। कौन कहता है कि मैं डर गया था? देख अमरा, तू ज्यादा डींगे मत मार। दासू बोला, क्या तू अभी इसी समय जंगल में जाने की हिम्मत कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? अमृत ने जंगल की ओर घबराते हुए देखा। उस समय तक रात हो चुकी थी और चंद्रमा निकल आया था। जंगल के पेड़ों से काली परछाइयां निकल रही थी। अमृत ने जरा सोचकर कहा, यदि मैं जाना चाहूँ तो जा सकता हूँ, लेकिन अभी मैं वहाँ क्यों जाऊँ? आज तो मेरी बच्चियाँ नहीं खोई। ठीक है, तेरी बच्चियाँ नहीं खोई, लेकिन हमें कैसे यकीन होगा कि तू झूठ नहीं बोल रहा था? गोपाल ने कहा। झूठ? अमृत अपने पाँव पर उछल पड़ा। मैं और झूठ? देख गोपाला, तू तो मुझे जानता नहीं है क्या? ठीक है ठीक है, अब तो मेरी इतनी सहायता और कर। हम देखना चाहते हैं क्या तू जंगल में अकेले जा सकता है या नहीं, तभी मानेंगे कि तू कितना बड़ा बहादुर है। अमृत अधिक व्यंग सहन नहीं कर सका। मैं अभी अंदर जा सकता हूँ। ठीक इसी पल उसने आत्मविश्वास पूर्वक घोषणा की, क्या तुम लोग सोचते हो कि मैं डर गया हूँ? वह खड़िया मिट्टी का टुकड़ा अपने साथ ले जा। पताल ने उसे पीछे से आवाज दी, तुझे ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं, तू तो बस सदानंद सूर दादा के मकान के पीछे उस लंबे से कपास के पेड़ तक चला जा। वहां जाकर खड़िया से निशान लगा देना, जिससे हमें पता चल जाएगा कि तू सचमुच वहां तक गया था। अमृत ने उसे खड़िया लेते हुए थोड़ा आशंकित स्वर में पूछा, तुम सब लोग मेरे लौटने तक यहीं रहोगे ना? हाँ हाँ, हम यहीं रहेंगे। अमृत जंगल की ओर चल पड़ा। वह ज्यों ज्यों आगे जाता त्यों त्यों अपने पैर घसीटता जाता। आखिरकार वह सदानंद सूर के घर के पीछे जाकर गायब हो गया। मैदान में बैठे सभी लड़के हल्की चांदनी रात में उसकी ओर खामोशी से घूरते रहे। उनमें से एक बोल पड़ा, हो सकता है कि वह सदानंद सूर के घर के पास जाकर छिप गया हो। दूसरा लड़का मंद मंद मुस्कुराया। थोड़ा समय गुजर गया, सभी की आंखें जंगल पर लगी। अचानक जंगल से धमाके की आवाज आई। वह किसी पेड़ की डाली टूटने की आवाज नहीं थी। लड़कों ने हैरानी से एक दूसरे की ओर देखा। थोड़ा समय और बीत गया, लेकिन अमृत वापस नहीं आया। जिस कपास के पेड़ तक उसे जाना था वह उस स्थान से 50 या 60 गज से अधिक दूर नहीं था जहाँ सारे लड़के बैठे हुए थे। उसे लौटने में इतनी देर क्यों हो रही थी? 3 या 4 मिनट बाद पताल लड़का खड़ा हो गया। चलो हम लोग चलकर देखते हैं, अमरा को इतनी देर क्यों हो रही है? जिस रास्ते से अमृत गया था उसी पर लड़के समूह में आगे बढ़े। एक लड़के ने कहा, कहीं वह भूत घोड़े पर सवारी तो नहीं कर रहा है? लेकिन अमृत भागा नहीं था। कपास का पेड़ सदानंद सूर के घर के पिछले दरवाजे से लगभग 25 गज दूर था। चंद्रमा की रोशनी में उन्हें कोई सफेद चीज दिखाई दी। उसे देखने के लिए वे लोग नजदीक गए। वह अमृत था। उनमें से एक लड़के ने माचिस जलाई। अमृत पीठ के बल जमीन पर पड़ा हुआ था और उसकी छाती से निकले खून से उसकी कमीज तर हो गई थी। व्योमकेश्वर में सरकारी जांच के सिलसिले में संताल गोला में थे। वेतन भोगी पुलिसकर्मी जहां एक और व्योमकेश के अधिक हिमायती नहीं थे, वहीं दूसरी ओर उन्हें उच्च अधिकारियों की ओर से अत्यंत सम्मान प्राप्त था। जिन मामलों में पुलिस अपने हाथ खड़े कर देती थी उन्हें कुछ समय बाद व्योमकेश को सौंप दिया जाता था। पिछले विश्व युद्ध के दौरान अनेक विदेशी सैनिकों ने देश के विभिन्न भागों में अपने शिविर स्थापित किए थे। युद्ध की समाप्ति के बाद विदेशी सैनिक चले गए थे और भारतीयों को वहां शासन करने का अधिकार मिल गया था। रक्त रंजित स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जब राष्ट्र ने अपना सिर उठाया तो पता चला कि झील की ऊपरी सतह तो साफ हो चुकी थी, लेकिन उसकी तलहटी में कुछ दुष्ट मगरमच्छ अभी भी अपना डेरा जमाए हुए थे। विदेशी सैनिकों द्वारा अपने पीछे छोड़े गए शस्त्र उन मगरमच्छों के दांत और पंजे बन गए थे। रेल दुर्घटनाएं, बम विस्फोट, सशस्त्र डकैतियां जैसे कृत्य नए प्रशासन को लगातार परेशान कर रहे थे। यद्यपि पुलिस को कुछ बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता भी मिली थी, परंतु वह बमों, पिस्तौलों और अन्य हथियारों के स्रोत का पता लगा पाने में सफल नहीं हुई थी। और यह अनुमान लगाना कठिन नहीं था कि वे शस्त्र यहीं आसपास ही कहीं छिपाकर रखे गए थे जहां विदेशी सैनिकों के शिविर थे, परंतु उन हथियारों के आपूर्तिकर्ताओं को पकड़ना बड़ा कठिन कार्य था। जब तक अवैध हथियारों का काला कारोबार करने वाले सरगनाओं को पकड़ नहीं लिया जाता तब तक उस मुसीबत की जड़ तक पहुंच पाना संभव नहीं था। स्थानीय अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करने के बाद व्योमकेश ने संताल गोला को अपनी जांच का पहला ठिकाना बनाने का निर्णय लिया। वह एक छोटी जगह थी और उसे किसी स्थिति में शहर
नहीं कहा जा सकता था। स्टेशन के पास रेलवे कर्मचारियों के रहने के लिए क्वार्टरों की एक कतार बनी थी। स्टेशन से एक पक्का रास्ता उसके दोनों ओर जाता था और लगभग 9 एकड़ का वृत्त बनाकर समाप्त हो जाता था। उस क्षेत्र में कुछ बड़े बड़े गोदाम, थाना, डाकघर, सहकारी बैंक, सरकारी विश्राम गृह इत्यादि थे। सड़क के बाहरी किनारे पर चावल की 2 मिलें स्थित थीं। यद्यपि वहां के निवासियों में बड़ी संख्या बंगालियों की थी, परंतु हिंदुस्तानी और मारवाड़ियों की संख्या भी कुछ कम नहीं थी। हमने अपना ठिकाना सरकारी विश्राम गृह में बनाया था। ब्योमकेश नहीं चाहते थे कि लोगों को उनके बारे में कुछ पता चले। इस प्रकार की जांचों में आप जितना अधिक अपरिचित बने रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो पता चला कि ब्योमकेश की पहचान और उनके वहां आगमन का कारण एक खुला रहस्य था। स्थानीय थानेदार सुखमय सामंत को उनके उच्च अधिकारियों ने पहले ही इसकी जानकारी दे दी थी और ब्योमकेश की ख्याति सभी दिशाओं में फैल चुकी थी। इंस्पेक्टर सुखमय सामंत का चेहरा वैसे तो बड़ा हंसमुख था, परंतु वह वास्तव में बुराइयों का पुतला था। सार्वजनिक तौर पर तो वह ब्योमकेश को सहयोग करता दिखाई देता था, लेकिन निजी तौर पर ब्योमकेश के मार्ग में कठिनाइयां पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। शायद वह किसी बाहरी आदमी को उस मामले में सफल नहीं होने देना चाहता था, जिससे पुलिस असफल हो गई थी। मामला चाहे जैसा भी हो, ब्योमकेश ने बाधाओं के बावजूद अपना कार्य प्रारंभ कर दिया, यह महसूस करते हुए कि अनभिज्ञता असंभव थी। उन्होंने सबकी आंखों के सामने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। सरेआम पुलिस स्टेशन जाकर वहां के प्रमुख निवासियों की एक सूची प्राप्त की। स्टेशन पर उन्होंने स्टेशन मास्टर, माल निरीक्षक और टिकट जांचकर्ता और अन्य लोगों से दोस्ती कर ली। उन्होंने सहकारी बैंक में जाकर वहां के धनी व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त की, परंतु चूंकि सभी को उनके वहां आने के उद्देश्य की जानकारी मिल चुकी थी, इसलिए लोगों के सहयोग के बावजूद उनके काम में कोई विशेष प्रगति नहीं हो रही थी। 4 या 5 दिनों की निरर्थक भागदौड़ के बाद ब्योमकेश ने एक रणनीति तैयार की। उन्होंने इलाके के प्रत्येक संदिग्ध समृद्ध परिवार को एक गुमनाम पत्र लिखा। पत्र का प्रमुख सार था, मुझे आपकी गुप्त गतिविधियों के बारे में जानकारी मिली है, हमारी मुलाकात जल्द ही होगी। उस पत्र को डाक से भेजने के लिए मैं ट्रेन से 4-5 स्टेशन दूर एक कस्बे में गया। हमने चारा बेशक डाल दिया था, लेकिन मछली का कहीं कोई संकेत नहीं था। इस प्रकार 2-3 दिन और बीत गए। सारा दिन सोने और सुबह शाम इलाके का चक्कर लगाने के कारण हमारा स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार भी हो गया था, परंतु काम के मोर्चे पर कोई खास प्रगति नहीं हो रही थी। तभी एक सुबह बागमारी गांव के 3 युवक हमारे पास आए। गरम जलेबी और गरम दूध खाने पीने के बाद हम अत्यंत प्रसन्न थे। तभी कमरे के बाहर 3 चेहरों को अंदर झांकते देखकर ब्योमकेश उनके पास गए और पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? विश्राम गृह में अगल बगल 2 कमरे और उनके सामने एक छत वाला बरामदा बना हुआ था। बरामदे में ऊपर आते हुए वे थोड़ा झिझके, लेकिन जैसे ही उन्होंने वहां ब्योमकेश को देखा उनके चेहरे खिल गए। उनमें से एक ने पूछा, क्या आप ब्योमकेश बाबू हैं? हाँ, ब्योमकेश ने कहा। उनकी मुस्कान और अधिक चौड़ी होकर कानों तक फैल गई। उनमें से एक लड़के ने घोषणा की, हम लोग बागमारी गांव से आए हैं। बागमारी? वह कहाँ है? अधिक नहीं, केवल 1 मील दूर। अंदर आ जाओ। ब्योमकेश उन्हें लेकर कमरे में आ गए। विश्राम गृह के फर्नीचर का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण था। उसमें एक कुर्सी, एक मेज और एक आराम कुर्सी और 2 पलंग बिछे थे और फर्श पर जूट का एक कालीन बिछा था। आगंतुकों में से 2 लड़के फर्श पर बैठ गए और तीसरा मेज के सामने कुर्सी पर बैठा। आराम कुर्सी पर अंगड़ाई लेते हुए ब्योमकेश ने कहा, अब मुझे बताओ कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? जिस नौजवान ने सबसे पहले बोलने की शुरुआत की उसका नाम पाताल था। 2 अन्य लड़कों के नाम क्रमशः दाशु और गोपाल थे। क्या आपने नहीं सुना? गोपाल ने पूछा। हमारे गांव में किसी की नृशंस हत्या कर दी गई। क्या और कब? ब्योमकेश अपनी आराम कुर्सी पर उठ बैठे। परसों रात को, दासू और गोपाल ने एक स्वर में कहा। तो पुलिस को तत्काल सूचित कर दिया गया था? पाताल ने पूरी बात की। इंस्पेक्टर सुखमय सामंत ने कल सुबह लगभग 9 बजे घटना स्थल का दौरा किया। वह शव को अपने साथ ले गए, लेकिन उसके बाद से कोई समाचार नहीं मिला। आपके पास आने से पहले हम लोग उनके पास थाने गए थे, लेकिन उन्होंने हमें बाहर निकाल दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस मुख्यालय भेज दिया गया था। क्या आपको इसकी कोई जानकारी नहीं है? लेकिन हमें तो बताया गया था कि आप यहाँ पुलिस की सहायता हेतु पधारे हैं।
इंस्पेक्टर ने शायद मुझे सूचित करना जरूरी ना समझा हो, व्योमकेश ने रूखे स्वर में उत्तर दिया। चिंता मत करो। कौन मारा गया था और किसके द्वारा मारा गया था? हत्या का हथियार कौन सा था? उसे बंदूक से मारा गया था। जो शख्स मारा गया वह हमारा दोस्त अमृत था। कोई नहीं जानता कि हत्यारा कौन है, और कुछ हद तक अमृत की हत्या के लिए हम लोग भी जिम्मेदार हैं व्योमकेश बाबू। वह निशंस हत्या हमारी मूर्खता का परिणाम थी, इसलिए हम लोग आपके पास आए हैं। इंस्पेक्टर सुखमय एक मूर्ख आदमी है, इसलिए हम लोग हत्यारे को खोजने का दायित्व आपको सौंप रहे हैं। हम लोग हमेशा आपके ऋणी रहेंगे। गोली मारकर हत्या? व्योमकेश ने चकित होते हुए कहा। अविश्वसनीय, मुझे पूरी कहानी बताओ। ताल दाशु और गोपाल ने व्यक्तिगत रूप से कहानी सामूहिक रूप से सुनाई। वे लोग अमृत की हत्या से अधिक परेशान नहीं नजर आए, परंतु उसकी रहस्यमय हत्या ने उनकी रुचि बढ़ा दी। अपने पास व्योमकेश को पाकर उनकी रुचि स्वाभाविक तौर पर नाटकीय अनुपात में बढ़ गई। उन लोगों को व्योमकेश को अमृत की हत्या की कहानी सुनाने में लगभग 2 घंटे लगे। व्योमकेश ने भी अधिक स्पष्टता के लिए उसे बीच बीच में प्रश्न किया, और निश्चय ही यह एक रहस्यमय मामला है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें पिस्तौल का प्रयोग किया गया था। लेकिन तुम्हारी कहानी सुनने से काम तो नहीं चलेगा। मैं हत्या वाले स्थान का निरीक्षण अवश्य करूंगा। वे सभी हतप्रभ थे। हम वहाँ अभी क्यों नहीं चलते व्योमकेश बाबू? पताल ने पूछा। आपको अपने गांव ले जाकर हम लोग खुद को गौरवान्वित महसूस करेंगे। अभी नहीं, व्योमकेश ने घड़ी देखते हुए कहा। चूंकि 2 दिन पहले ही बीत चुके हैं, इसलिए आधा दिन और निकल जाएगा तो उससे कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा। हम तुम्हारे गांव का दौरा आज शाम को लगभग 5 बजे करेंगे। अच्छी बात है, हम लोग दोबारा आकर आपको अपने साथ ले जाएंगे। इतना कहकर वे लोग चले गए। उनके जाने की थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर सुखमय पधारे। कुर्सी पर अपना भार डालते हुए उन्होंने कहा, बागमारी के वे बदमाश छोकरे आपके पास भी आए थे ना? मेरे पास भी आए थे। नौजवान बंगाली छोकरे बहुत उत्तेजित थे। वे जल्दी हार मानने वाले नहीं हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि उनकी बात पर ध्यान मत दीजिए, वरना वे लोग आपका जीना दुभर कर देंगे। अरे नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगा? व्योमकेश ने उत्तर दिया। आप तो उन्हें अच्छी तरह जानते हैं कि नहीं? क्या वे अच्छे लड़के हैं? गांव के लड़के दिन भर आवारा से घूमते रहते हैं, क्योंकि उनके पास काम करने के लिए और कोई नहीं है, सुखमय बाबू ने कहा। उनके पिता के पास जो कुछ थोड़ा बहुत होता है, वे उसी में अपना निर्वाह करते हैं। चावल पैदा करने के लिए आधा एकड़ जमीन या नारियल के 2 पेड़। क्या मृतक भी इसी गुट का सदस्य था? व्योमकेश ने पूछा। हाँ, वह इनसे जरा एक कदम आगे था। वह अपने मामा के घर बड़े अपमानजनक तरीके से रह रहा था। मुझे बताया गया कि उसे गोली मारी गई थी। हाँ, ऐसा ही लगता है, लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक निश्चयपूर्वक तो कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आपका संदेह किसी पर है? मैं कैसे संदेह कर सकता हूँ? किसी ने कुछ नहीं देखा। वे सारे मैदान में एक जगह इकट्ठा थे, लेकिन एक आदमी है जिसके बारे में मुझे संदेह है। अमृत ने उसी सुबह नादू की पत्नी का अपमान किया था। नादू एक गर्म मिजाज आदमी है। उसने लाठी लेकर अमृत का पीछा किया था। वैसे वह शाम को उनके साथ नहीं था। मुझे उसे साथ लाकर सीधा करना चाहिए था, लेकिन फिलहाल आप इन सब फिजूल बातों की चिंता मत कीजिए। मैं आपके लिए खास समाचार लेकर आया हूँ। आपने इस क्षेत्र के सबसे बड़े व्यापारी जमनादास गंगाराम का नाम तो अवश्य सुना होगा। उसे गुमनाम पत्र मिला है। गुमनाम पत्र? व्योमकेश ने अतिशय उत्सुकता दर्शाते हुए पूछा। क्या लिखा है उसमें? जमनादास ने मुझे गोपनीय तौर पर वह पत्र दिखाया था, सुखमय बाबू ने कहा। वह पत्र एक लिफाफे में आया था और उसमें लिखा था, मुझे तुम्हारी गुप्त गतिविधियों की जानकारियां हम जल्द ही मिलेंगे। सचमुच? फिर तो जमनादास पर निगाह अवश्य रखी जा रही होगी। हाँ, ऐसा ही है। मैंने उनके पीछे एक आदमी लगा दिया। वह 24 घंटे जमनादास की निगरानी कर रहा है। अति उत्तम, आप एक अनुभवी व्यक्ति हैं। यह काम आपने बिल्कुल सही किया है। अब शायद मामला हल हो जाएगा। सुखमय बाबू के चेहरे पर आत्मसंतोष की मामूली सी रेखा दौड़ गई। मैं इन मामलों का पुराना खिलाड़ी हूँ व्योमकेश बाबू, आप इसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपने कुछ प्रगति की क्या? अभी तक तो नहीं, व्योमकेश ने निराश होकर उत्तर दिया। मैंने खोजा जरूर, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। हालांकि उसे मेरी ओर से कोई संकेत नहीं मिला था। सदानंद बाबू ने एक पारंपरिक बहाना बनाते हुए यहाँ से प्रस्थान किया। बड़ी मुश्किल से कुर्सी से उठते हुए उन्होंने कहा, अब मैं जाना चाहूँगा, मुझे थाने में बहुत काम है। व्योमकेश भी उठ खड़े हुए। वैसे क्या आपको अमृत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई? नहीं, अभी नहीं, सुखमय बाबू ने त्योरियां चढ़ाते हुए उत्तर दिया। शायद 1 या 2 दिनों में मिल जाए, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? जब वह आपको मिल जाए तो मुझे दिखाइएगा। यदि आप मुझसे कह रहे हैं तो मैं आपको अवश्य दिखा दूंगा।
सुखमय बाबू ने निराश स्वर में कहा। लेकिन आप तो यहाँ बड़ी मछली पकड़ने आए हैं व्योमकेश बाबू। अब यदि आप छोटी छोटी मछलियों पर ध्यान देंगे तो हमारा गुजारा कैसे होगा? अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने जा रहा हूँ। यह तो पूरी तरह जिज्ञासा की बात है। वह कहावत तो आपने सुनी ही होगी, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। सुखमय बाबू के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कान लौटा। गाँव के नौजवान लड़के उस दिन देर शाम हमें लेकर अपने गांव गए। हम रेलवे लाइन के किनारे किनारे पैदल गए। जब हम उस गांव के मुहाने पर पहुंचे तो जवान बूढ़े बच्चे सभी हमारा स्वागत करने के लिए वहां इकट्ठा हो गए। सबकी आंखें उत्सुकता से बाहर निकल आई थी। वे लोग अपनी आंखों से देखना चाहते थे कि ब्योमकेश किस प्रकार का प्राणी था। हम एक जुलूस की शक्ल में गांव में दाखिल हुए। पाताल स्वयं आगे आकर हमें एक इमारत की ओर ले गया। उसका आधा भाग ईंटों से बना हुआ था और आधे में कच्ची मिट्टी की झोपड़ियां थी। यही मृतक अमृत के मामा का घर था। अमृत के मामा बलराम बाबू ने हमारे लिए अपने घर के आगे चबूतरे पर चाय का भी प्रबंध किया था। उन्होंने औपचारिक अभिवादन के साथ हमारा स्वागत किया। वह सीधे साधे आदमी थे। उनकी बोलचाल में कोई संशय एवं कठोरता नहीं थी। यद्यपि अभी वह अपने भांजे की मृत्यु के शोक से बाहर नहीं आ पाए थे, फिर भी वह थोड़ा भयभीत नजर आ रहे थे। अपनी टूटी फूटी आवाज में बलराम बाबू ने कहा, सिर्फ थोड़ी सी चाय? हमारे लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आप हमारे गांव में पधारे। पताल ने विनम्रता पूर्वक कहा, आपको एक कप चाय तो पीनी ही पड़ेगी। अरे समय आने पर वह भी हो जाएगा, व्योमकेश ने प्रतिक्रिया की। पहले मुझे जंगल का तो मुआयना करने दो। मेरे साथ आइए प्लीज़। पताल ने पुनः हमारा मार्गदर्शन किया। गांव के कुछ अन्य युवक भी हमारे साथ हो गए। बलराम बाबू के घर जाने वाला कच्चा रास्ता उस गांव का मुख्य मार्ग था। वह आगे जाकर एक उबड़ खाबड़ चट्टानों वाले असमतल मैदान में खत्म होता था। उसकी दूसरी ओर एक ईंट वाला मकान था, सदानंद सूर का घर। उसके पीछे जंगल शुरू हो जाता था। हम उस मैदान तक गए। क्या यह वही स्थान है जहाँ तुम लोग उस शाम एकत्र हुए थे? जी हाँ सर। तुम लोग ठीक किस जगह बैठे हुए थे? यहाँ। पताल ने मैदान में थोड़ा आगे जाकर बताया, इस जगह। वह जगह अपेक्षाकृत साफ सुथरी थी और उसमें कोई कूड़ा करकट नहीं था। तो मुझे वह रास्ता दिखाओ जिधर से अमृत जंगल में गया था, व्योमकेश ने निर्देश दिया। मेरे साथ आइए प्लीज़। सदानंद सूर के दरवाजे पर ताला लटका हुआ था। खिड़कियां बंद थीं। हम घर के चारों ओर गए। घर के पीछे एक 4 दीवारी वाला अहाता था। उसकी दीवार की ऊंचाई आदमी की लंबाई के समान थी और उसमें एक छोटा दरवाजा लगा हुआ था। जंगल के पेड़ों की घनी छाया उस दरवाजे तक पहुंचती थी। हम घर के पिछवाड़े से जंगल में प्रवेश कर गए। पेड़ों ने अपनी पत्तियां गिरानी शुरू कर दी थी। जमीन पीली पत्तियों से पटी पड़ी थी। घर के पिछले दरवाजे से लगभग 25-30 गज की दूरी पर एक ऊंचा कपास का पेड़ खड़ा था। उसका खंबे जैसा मुख्य भाग जमीन से 11 या 12 फीट की ऊंचाई पर था। हमें पेड़ के नीचे ले जाकर उसने एक स्थान की ओर इशारा किया। यही वह स्थान है जहां अमृत मरा हुआ पाया गया था। सारा क्षेत्र पेड़ों से गिरी हुई पत्तियां और कपास के फूलों से पटा पड़ा था। वहां किसी की अस्वाभाविक मृत्यु का कोई नामो निशान तक नहीं था। इसके बावजूद व्योमकेश ने जमीन की सावधानी पूर्वक जांच की। कठोर सतह पर कोई निशान नहीं था। उन्हें वहां पत्तियों के नीचे केवल खड़िया मिट्टी का एक टुकड़ा मिला। उसे ऊपर उठाते हुए व्योमकेश ने कहा, अमृत खड़िया मिट्टी का यह टुकड़ा पेड़ पर निशान लगाने के लिए लाया था, लेकिन इस पेड़ पर तो कोई निशान नहीं है, इसलिए? हाँ सर, वह निशान लगाने से पहले ही वहाँ अब कोई देखने लायक चीज़ नहीं थी। हम वापस आ गए। वापस आते हुए रास्ते में व्योमकेश ने कहा, चलो देखता हूँ कि क्या सदानंद सूर का पिछला दरवाज़ा बंद है। दरवाजे पर धक्का देने के बाद हमने पाया कि उसमें अंदर से सांकल लगी थी। दरवाजे के पुराने पल्लों में अनेक छेद थे। एक सुराख से देखने पर हमें अंदर की ओर एक तरफ छोटा सा मंदिर दिखाई पड़ा। शेष अहाते में कूड़ा कचरा भरा था। अहाते के एक कोने में अमरूद का पेड़ था। उसके अलावा किसी अन्य चीज पर हमारी नजर नहीं पड़ी। व्योमकेश वापस आने के लिए दीवार पर हाथ टिकाते हुए चल पड़े, लेकिन उनकी आंखें जमीन पर लगी हुई थी। वह क्या है? उन्होंने दीवार के कोने में किसी चीज की ओर संकेत करते हुए अचानक पूछा।
नंगी सूखी जमीन पर एक अर्धचंद्राकार निशान साफ दिखाई दे रहा था। उसके आसपास कुछ प्रछन्न खरोंचों के भी निशान थे। व्योमकेश उन निशानों की जांच करने के लिए जमीन पर झुके। उनके साथ हमने भी उसे देखने की कोशिश की। ऊपर की ओर देखते हुए उन्होंने देखा कि अमरूद के पेड़ की कुछ शाखाएं दीवार के बाहर दिखाई दे रही थी। आप क्या देख रहे हैं और वे कैसे निशान हैं? मैंने पूछा। तुम क्या सोचते हो? व्योमकेश ने पाताल से पूछा। पाताल उनका प्रश्न सुनकर पीला पड़ गया। अपने होठों को चाटते हुए उसने कहा, यह तो कोई घोड़े की नाल का निशान है। हाँ, एक भूत घोड़े की नाल का निशान, व्योमकेश ने टिप्पणी की। अर्थात अमृत झूठ नहीं बोल रहा था। हम वहां से वापस चल पड़े। व्योमकेश की बातें अब बहुत संदेशित तनी रही। उनका एक रहस्य से सामना हुआ था, क्योंकि वह अभी तक वहां नाल के निशान का महत्व नहीं समझ सके थे। सदानंद सुर कितने दिनों से वह घर से बाहर है? लगभग 7-8 दिनों से, पाताल ने उत्तर दिया। क्या उन्होंने किसी को बताया था कि वह कब वापस आएंगे? जी नहीं, और कोई यह भी नहीं जानता कि वे गए कब हैं। बलराम बाबू के घर वापस आकर जब हम लोग बैठ गए, प्रत्यक्षदर्शियों की संख्या भी कुछ कम हो गई थी, लेकिन व्योमकेश की एक झलक पाने के लिए 3-4 लोग अभी भी वहां जमे हुए थे। बलराम बाबू हमारे लिए चाय और नाश्ता ले आए। पताल, दाशु और गोपाल तथा अन्य कुछ लोग हमें घेर कर खड़े हो गए। व्योमकेश ने चाय पीते हुए बलराम बाबू से पूछताछ शुरू की। क्या अमृत आपकी बहन का बेटा था? किसी रिश्ते के भाई का नहीं? वह मेरी बहन का बेटा था। हाँ। क्या उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है? हाँ, मेरी बहन अमृत के बचपन में ही विधवा हो गई थी और वह मेरे घर में रहती थी। बाद में वह भी मर गई। अमृत उस समय 5 बरस का था। आपके अपने बच्चे नहीं हैं? मेरी एक बेटी है, उसकी शादी हो चुकी। और अमृत की आयु कितनी थी? 21 वर्ष। आपने उसकी शादी नहीं करवाई? वह दिमागी तौर पर थोड़ा कमज़ोर था, इसलिए मैंने उसकी शादी नहीं करवाई। क्या उसके पास कोई नौकरी थी? यदा कदा, लेकिन वह कभी किसी जगह टिककर काम नहीं करता था। मैंने उसे संतान गोला के सबसे बड़े अड़ाती भगवती बाबू के यहाँ काम पर रखवाया था। उसने वहाँ कुछ समय काम भी किया। उसके बाद उसने मारवाड़ी बद्रीदास की चावल मिल में भी काम किया, लेकिन बद्रीदास ने उसे भी काम से हटा दिया। पिछले कुछ दिनों से वह विशु मलिक की चावल मिल के चक्कर काट रहा था, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल सकी। व्योमकेश ने कुछ देर नमकीन चबाया और फिर चाय की एक चुस्की लेने के बाद अचानक पूछा, क्या आपके गांव में किसी के पास घोड़ा है? बलराम बाबू की आंखें अचरज से बाहर निकल आईं, जबकि लड़कों ने आपस में इशारे किए। गांव में किसी के पास घोड़ा नहीं है। आखिरकार बलराम बाबू ने जवाब दिया, क्या किसी के पास बंदूक का लाइसेंस है? जी नहीं सर। मुझे किसी नादू नामक नौजवान के बारे में बताया गया था। मैं नहीं जानता कि उसका पूरा नाम क्या है। मैं उससे 1 या 2 प्रश्न पूछना चाहूँगा। बलराम बाबू ने वहाँ बैठे लड़कों की ओर देखा, जिन्होंने आपस में पुनः नजरें मिलाई। उसके बाद पाताल ने बताया, वह तो अपनी पत्नी के साथ कल अपनी ससुराल चला गया था। वे लोग कहाँ रहते हैं? कैलाशपुर में। वहाँ जाने के लिए आपको गाड़ी पकड़नी पड़ेगी। वह सताल गोला से 3 या 4 स्टेशन आगे पड़ता है। व्योमकेश अपनी चाय खत्म करने के बाद विचारों में खो गए। नादू संभवतः निर्दोष रहा होगा, लेकिन वह भाग क्यों गया? क्या वह डर गया था? आश्चर्य की बात नहीं है। अगर किसी का नाम हत्या के मामले में घसीटा जाएगा तो भला कौन नहीं डरेगा? तभी अचानक एक युवक ने कहा, वह देखिए, सदानंद सुरदा वापस आ रहे हैं। हम फौरन उनकी ओर मुड़ गए। सड़क के किनारे एक सज्जन गांव की ओर आते दिखाई दिए। हालांकि वह ग्रामीण थे, लेकिन उनके कपड़े ग्रामीणों वाले नहीं दिखाई दे रहे थे। उन्होंने रेशमी कुर्ते के ऊपर शॉल ओढ़ रखी थी और पैरों में चमकदार जूते पहने हुए थे। उनके हाथ में कैनवस का एक बैग था। क्या तूने इससे पहले कभी सदानंद दा को इतना सजा सवरा देखा था? एक युवक दूसरे युवक के कान में बुदबुदाया, वह अवश्य ही कलकत्ता गए होंगे। जैसे ही वह हमारे पास से गुजरे, पाताल ने उन्हें आवाज दी, ओ सदानंद, क्या आपने सुना?
सदानंद बाबू अपने घर की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ने से पहले पल भर के लिए झिझक गए। जब वे आंखों से ओझल हो गए तो व्योमकेश ने पाताल से पूछा, क्या सदानंद बाबू के हाथ में जाते समय लोहे का एक संदूक और किरमिच का बैग नहीं था? आप ठीक कह रहे हैं, पाताल ने उत्तर दिया। यही बात तो मुखिया हीरो ने भी कही थी। वह अपना संदूक कहाँ छोड़ा है? किसी के पास इस प्रश्न का उचित उत्तर नहीं था। उसकी ओर देखते हुए व्योमकेश उठकर खड़े हो गए। अब रात हो चली है, अब हम लोग अपनी मंजिल की ओर आगे जाएंगे। सदानंद बाबू के साथ हमारी दो बातें हो जाती तो अच्छा होता, लेकिन वे अभी अभी बाहर से लौटे हैं। इसलिए पहले कि वे व्योमकेश की बात पूरी हो पाती, जोरदार धमाके ने हमें पल भर के लिए हिलाकर रख दिया। उसे सुनते ही व्योमकेश सदानंद सूर के घर की ओर दौड़ पड़े। हम लोग भी उनके पीछे पीछे गए। धमाके की आवाज़ सदानंद बाबू के घर से आई थी। सदानंद सूर के घर पहुंचकर हमने देखा कि उनके घर का मुख्य द्वार टूटकर गिर पड़ा था, जिस पर सदानंद सूर का खून से लथपथ शरीर पड़ा था। शाम की हवा में बारूद की दुर्गंध फैल गई थी। व्योमकेश और मैं छत पर चढ़ गए, जबकि अन्य लोग एक कोने में खड़े होकर भाव शून्य होकर घटनास्थल की ओर देखते रहे। उन्हें देखने के बाद स्पष्ट हो गया कि सदानंद सूर जीवित नहीं थे, और बात सच थी कि उनके शरीर में अपेक्षाकृत अधिक चोट नहीं लगी थी। उन्होंने अपने बाएं हाथ में चाबियां और दाहिने हाथ में ताले को मजबूती से पकड़ रखा था, लेकिन उनका पूरा सिर उनके धड़ से अलग हो चुका था। वहां खून और मांस की दुर्गंध फैल चुकी थी। उनकी टूटी हुई खोपड़ी से मवाद निकल रहा था और उनके चेहरे का एक हिस्सा पूरी तरह नष्ट हो गया था। वहां का दृश्य बहुत विभत्स था। जो आदमी मात्र 3 मिनट पूर्व जीवित था, अब वह इस दशा में पड़ा हुआ है जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप सकती थी और नाड़ियों का खून जम सकता था। इस दौरान सभी ग्रामीण अवाक थे। सबसे पहले पाताल की आवाज लौटी। हमारे गांव में यह क्या चल रहा है व्योमकेश बाबू? अपनी कांपती आवाज में उसने पूछा। व्योमकेश उस समय दरवाजे से जुड़े हुए लोहे के सरिये को देख रहे थे। उन्होंने शायद पाताल की आवाज नहीं सुनी थी। सरिये के टुकड़े को एक और उछालते हुए उन्होंने कहा, हथगोला। किरमिच वाला बैग कहाँ चला गया? चिथड़े में बदल चुका हैंडबैग एक तरफ पड़ा था। उसकी ओर जाते हुए व्योमकेश ने उसके अंदर रखे सामान के आर पार अपनी नजरें दौड़ाई। उसमें कुछ नए पुराने कपड़े थे। एक नई मेज घड़ी धमाके से चूर चूर हो गई थी, जबकि तेल की शीशी टूट गई थी, जिससे बैग में रखे कपड़े तर हो गए थे। इसके अलावा उसमें और कुछ नहीं था। यहीं ठहरो अजीत, व्योमकेश ने मुझसे कहा। मैं फुर्ती से घर के अंदर एक चक्कर लगाकर आता हूँ। न केवल दरवाजे के पल्ले टूट गए थे, बल्कि चौखट के ऊपर रखी शहतीर भी जल गई थी, जिसमें से अनेक ईंटें निकलकर जमीन पर गिर गई थी। व्योमकेश जब खुले हुए दरवाजे से धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़े तो मैं खुद को शांत नहीं रख पाया। कौन जानता था कि उस मनहूस मकान के भीतर मौत कहाँ और किस रूप में छिपी हुई इंतजार कर रही थी। यदि व्योमकेश को कुछ हो गया तो मैं सत्यवती का सामना कैसे कर पाऊंगा? अरे मैं भी आ रहा हूँ, अपनी जिंदगी हाथों में लेकर उनके पीछे जाते हुए मैंने कहा। मेरी ओर मुड़ते हुए व्योमकेश मुस्कुराए। यहाँ डरने वाली कोई बात नहीं, उन्होंने कहा। सदानंद सूर की तरह खतरा भी खत्म हो गया है। इसी बीच रात होने लगी थी और घर के अंदर रोशनी भी बहुत कम थी। तुम्हें जो कुछ देखना है उसे जल्दी देख लो, क्योंकि अंधेरा हो रहा है, मैंने कहा। मकान के सामने वाले आधे हिस्से में 2 कमरे बने थे, जबकि रसोई पीछे की ओर थी। किसी भी कमरे में कोई रोचक वस्तु नहीं थी। जिस कमरे का दरवाजा टूटकर गिरा था, उसमें केवल एक टूटी हुई चारपाई थी। दूसरे कमरे में एक खाट पर तकिए और चादर बिछे थे, जिसे देखकर लगता था कि वह मकान मालिक का शयन कक्ष था। उसमें कुछ गंदे कपड़ों और दीवारों में बनी एक अलमारी के अतिरिक्त कुछ नहीं था। अलमारी का किवाड़ खुला हुआ था। रसोई की भी वही दशा थी। उसमें कुछ प्लेटें और गिलास, बर्तन एवं एक मटका तथा खाना बनाने के बर्तन थे। मिट्टी का चूल्हा भी सूख चुका था। उसके अंदर राख भरी थी। सदानंद सूर जाहिराना तौर पर कोई संभ्रांत आदमी नहीं थे, मैंने कहा। व्योमकेश ने कहा। क्या तुमने उस दरवाजे पर ध्यान दिया? उन्होंने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए पूछा। मैं उसे नजदीक से देखने के लिए उसके पास गया। रसोई का दरवाजा पिछले आहते में खुलता था। वैसे तो वह बंद था, लेकिन हाथ लगाते ही खुल गया। क्या? मैंने उसकी जांच की। दरवाजा खुला हुआ था। सदानंद सूर्य से खुला छोड़कर नहीं गए थे, व्योमकेश ने कहा। उन्होंने सावधानी से इसकी सांकल लगाई थी। ध्यान से देखो।
जब मैंने उसके नज़दीक जाकर देखा तो पाया उसकी सांकल एक और लटक रही थी। वह मात्र कुछ ही इंच लंबी थी। यह इतनी छोटी कैसे हो सकती है? मैंने पूछा। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? व्योमकेश ने उत्तर दिया। सांकल की लंबाई सामान्य आकार की थी और वह अपनी जगह ठीक से लगी हुई थी। उसके बाद किसी ने बाहर से दरवाजे को खोला और अंदर आ गया। सांकल का बाकी का टुकड़ा उधर पड़ा है। व्योमकेश ने सांकल के बचे हुए टुकड़े की ओर इशारा किया जो चूल्हे के पास राख में पड़ा हुआ था। हालांकि मैं उसे थोड़ा बहुत समझ पाया, लेकिन पूरा मामला अब भी धुंधला था। सदानंद सूद का कोई शत्रु उनकी अनुपस्थिति में पिछले दरवाजे से सांकल खोलकर अंदर आया था। और तब वह बम आज क्यों फटा? उसे किसने फोड़ा था? खुले हुए दरवाजे से हम पिछले अहाते में प्रविष्ट हो गए। 4 दीवारी वाले अहाते में एक किनारे पर सूखा गड्ढा और दूसरे किनारे कोने में अमरूद का पेड़ था। व्योमकेश ने सीधे अमरूद के पेड़ के पास जाकर उसके नीचे की मिट्टी की बारीकी से जांच की। हालांकि मैं जमीन पर धुंधले खरोच के निशान को देखकर कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सका, लेकिन व्योमकेश ने गर्दन हिलाई। ठीक वैसा ही है जैसा मुझे संदेह था। घुसपैठिया इस दीवार से कूदा था। सचमुच? मैंने पूछा। लेकिन उसे दीवार से कूदने की जरूरत क्यों पड़ी? वह सीधे पिछले दरवाजे से भी तो आ सकता था। यदि वह ऐसा करता तो पिछला दरवाजा खुला रह जाता और कोई उसे देख सकता था। व्योमकेश ने कहा। यदि वह वैसा करता तो घुसपैठिए की मुश्किल बढ़ सकती थी। मैंने प्रारंभ में इन सारी चीज़ों की गलत व्याख्या की थी, वरना सदानंद सूद को इस तरह अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। आपने किस चीज़ की गलत व्याख्या की थी? मैंने संदेह किया था कि जिस व्यक्ति को मैं यहाँ पकड़ने आया हूँ वह सदानंद सूद थे, लेकिन मेरा अनुमान गलत था। आओ चलते हैं। अब बागमारी में हमारे देखने के लिए कुछ नहीं। हम लोग रसोई से होते हुए सामने वाले दरवाजे पर पहुंच गए। इस बीच सारा गांव जमा हो चुका था। वे सब एक साथ झुककर छत के नीचे पड़े शव को देख रहे थे। मौत के बारे में लोगों की उत्सुकता असीम है। भीड़ के बीच से पाताल बोला। आपने घर के अंदर क्या देखा व्योमकेश बाबू? क्या आपको वहाँ कुछ मिला? नहीं, व्योमकेश ने उत्तर दिया। क्या तुमने पुलिस को इसकी सूचना दी? नहीं, पाताल ने उत्तर दिया। चूंकि आप यहाँ, मैं कोई नहीं हूँ, तुम्हें पुलिस को सूचना देनी होगी, व्योमकेश ने घोषणा की। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अब यहाँ से जा ही रहे हैं, तो रास्ते में हम सुखमय बाबू को इसकी सूचना दे देंगे। आप जा रहे हैं? हाँ, जब तक पुलिस यहाँ नहीं आती तुम में से कुछ लोग यहाँ प्रतीक्षा करो। क्या पुलिस आज रात को यहाँ आएगी? जरूर आएगी। एक बार फिर हम लोग रेलवे लाइन के किनारे किनारे पैदल चल पड़े। चंद्रमा अंधेरे को चीरकर बाहर निकलने वाला था। एक लंबी सी अनेक डिब्बों वाली मालगाड़ी धड़धड़ाती हुई हमारे पास से होकर गुजर गई। लगता है तुमने इस रहस्य का कुछ भाग उधाड़ कर रख दिया है ना व्योमकेश? मैंने टिप्पणी की, लेकिन मैं अभी तक पूर्णतः अंधेरे में हूँ। व्योमकेश ने कुछ देर तक तो कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने कहा, मैं इस बात से आश्वस्त हूँ कि तुमने यह अनुमान अवश्य लगा लिया होगा कि अमृत और सदानंद सूद की मृत्यु के बीच कोई निकट संबंध है। क्या कोई संबंध है? कैसा संबंध? बेचारा अमृत अनजाने में मारा गया, व्योमकेश ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा। यदि वह उस रात जंगल में ना भटकता तो उसकी मौत नहीं हुई होती, और जिस आदमी ने उसकी हत्या की थी उसका इरादा उसे मारने का ही नहीं था। तो फिर उसका इरादा किसे मारने का था? सदानंद सूद को। लेकिन सदानंद सूद उस समय घर में नहीं थे, शायद इसलिए हत्यारा उसे मारने नहीं आया था। ये सारा मामला बहुत रहस्यमय है। तुमने एक कहावत तो सुनी होगी ना कि शरीर की अनुपस्थिति की बजाय मन की उपस्थिति अच्छी होती है। खैर, वह बम आज कैसे फटा? एक सिगरेट जलाकर उसने धुएं का छल्ला बनाते हुए व्योमकेश ने पूछा। क्या तुम जानते हो कि यह कितना मूर्खतापूर्ण जाल है? मैंने इस मुहावरे के बारे में सुना है। कोई आदमी सदानंद सूद की हत्या करना चाहता था, और जब उसे पता चला कि सदानंद सूद बाहर गए हैं तो एक रात वह दीवार पर चढ़ा। उसने दरवाजे की कुंडी सरकाई और घर में दाखिल हो गया। उसके बाद उसने बड़े आराम से बम को दरवाजे के पीछे इस तरह संतुलित करके रख दिया कि जैसे ही दरवाजा बाहर से अंदर की ओर खुले उसके दबाव से बम फट जाए। सदानंद सूद ने वापस आकर जैसे ही दरवाजा खुला बम तत्काल फट गया। अब तुम्हारी समझ में कुछ आया? हाँ, समझ तो मैं गया, लेकिन वह आदमी कौन था? उसका नाम तो फिलहाल मैं नहीं जानता, लेकिन इतना अवश्य है कि वह काले बाजार में हथियारों का कारोबार करता है और रात को काले घोड़े की सवारी करता है। उसका नाम और पता जानने का इच्छुक तो मैं खुद भी हूँ।
हम लोग जब संताल गोला पहुंचे उस समय बाजार की गतिविधियां कम हो गई थीं। अधिकतर दुकानें बंद हो चुकी थीं, पर थाना खुला था। सुखमय बाबू अपनी मेज पर झुके हुए कागजात की जांच कर रहे थे। हमारे कदमों की आवाज़ सुनकर उन्होंने अपनी नजरें उठाई और पूछा, कोई समाचार? गंभीर समाचार, व्योमकेश ने उत्तर दिया। बागमारी में एक अन्य आदमी की हत्या हुई है। हत्या? सुखमय बाबू अपने पैरों पर उछल पड़े। हाँ, क्या आप सदानंद सुर को जानते हैं? हाँ, संभव है कि मैंने उन्हें देखा हो, लेकिन इस समय याद नहीं आ रहा। क्या सदानंद सुर की भी हत्या कर दी गई थी? लेकिन किसी अन्य से? पहले आपको इसकी जानकारी कैसे मिली? मैं बागमारी में ही था। सुखमय बाबू के चेहरे से सज्जनता का मुखौटा पल भर में उतर गया। आक्रामक रूप से देखते हुए उन्होंने कहा, आप बागमारी गए थे, इसके बावजूद कि मैंने आपको वहां जाने से रोका था? व्योमकेश ने उन्हें तीव्रता से घूरते हुए कहा, आप मुझे रोकने वाले कौन होते हैं? मैं इस क्षेत्र का वरिष्ठ निरीक्षक और पुलिस का मुखिया हूँ। सुखमय बाबू ने ठोंस जमाते हुए प्रतिवाद किया। जहाँ तक मैं जानता हूँ, आप अन्य लोगों के लिए पुलिस बल के खुदा हो सकते हैं, लेकिन आपको मुझे आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। व्योमकेश ने सख्त प्रतिक्रिया की। मैं यहाँ सरकार की ओर से भेजा गया हूँ। इंस्पेक्टर सामंत, आपको मेरी हर संभव सहायता करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन सहायता करना तो दूर, आप हर कदम पर मेरे लिए बाधाएं खड़ी कर दे रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको स्पष्ट चेतावनी दे रहा हूँ, यदि आपने अब एक भी गलत कदम उठाया तो आपको यह इलाका छोड़ने के लिए विवश होना पड़ेगा, और हो सकता है आपकी नौकरी भी चली जाए। सुखमय बाबू ने पहले शायद यह सोचकर धौंस जमाई थी कि व्योमकेश एक सीधे साधे आदमी थे, लेकिन इस बार जब उन्होंने व्योमकेश का असली रूप देखा तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उनका धौंस टपट वाला नकाब पूरी तरह तत्काल उतर गया। अपनी अंतर्निहित चापलूसी के स्वर में उन्होंने कहा, मेरा दिमाग खराब हो गया था, मुझे क्षमा कर दीजिए व्योमकेश बाबू। आज शाम से ही मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मुझे कुछ पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। मैं आपको आदेश दूंगा। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं तो आपका सेवक हूँ, आपके इशारों और आवाज़ पर नाचने वाला नौकर। तो जिस आदमी की हत्या हुई उसका नाम क्या सदानंद सूर है? व्योमकेश अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुए थे। आपने उस रात सूचना मिलने के बावजूद अभी तक अमृत की हत्या की जांच नहीं की? उन्होंने कहा। आप अगले दिन सुबह तक घटनास्थल पर नहीं गए। मैं जानता हूं कि आप इस बात से भली भांति परिचित हैं कि यदि आपके वरिष्ठ अधिकारियों को इन सब बातों का पता चलेगा तो आपका क्या हाल होगा। अब मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं व्योमकेश बाबू? सुखमय बाबू ने गिड़गिड़ाते हुए दलील दी। उस शाम को भी मेरे पेट में तेज दर्द था, उसके कारण मेरे आंसू निकल रहे थे। यदि मेरी वैसी हालत ना होती तो घटनास्थल पर ना जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अब सदानंद सुर की हत्या हो गई, मैं तुरंत वहां जा रहा हूँ। यहाँ आओ सिपाही, और उनसे मेरा घोड़ा तैयार करने के लिए कहो, और खुद भी तैयार हो जाओ। वहाँ एक बड़ी हत्या हुई है, हमें वहाँ तत्काल जाना होगा। और चूंकि सुखमय बाबू घोड़े पर सवार होकर युद्ध के मैदान में जाने के लिए तैयार हो गए थे, इसलिए हम चले गए। पुलिस को अपनी जांच के सिलसिले में लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, शायद इसलिए उसे घोड़े उपलब्ध कराए गए थे। अगली सुबह नाश्ता करने के बाद व्योमकेश ने कहा, चलो स्टेशन तक घूमकर आते हैं। पिछली गाड़ी वहां से सुबह 7 बजे छूटी थी और अगली गाड़ी 2 घंटे बाद जाने वाली है। ना तो स्टेशन पर कोई भीड़ थी और ना ही वहां प्रवेश द्वार पर कोई टिकट निरीक्षक। स्टेशन मास्टर हरिविलास बाबू को छोड़कर शेष कर्मचारी मौका पाकर अपने क्वार्टरों में एक कप चाय पीने के बहाने विश्राम करने चले गए थे। हम हरिविलास बाबू से पहले भी मिल चुके थे। उनका स्वभाव गंभीर था। उन्हें देखने पर लगता था मानो उनका पेट हमेशा खराब रहता है। वे अत्यंत नपे तुले स्वर में बात करते थे और बोलने से पहले 2 बार सोचते थे। हमारा उनसे परिचय होने के बावजूद हमने उनसे कभी लंबी वार्ता नहीं की थी। जब हमने सुनसान प्लेटफार्म पर बेमतलब टहलना शुरू किया तो वे अपने कार्यालय से बाहर आए और शांत होकर हमें अपने चश्मे के कोने से देखने लगे। व्योमकेश निश्चय ही प्लेटफार्म पर केवल मटर गश्ती तो करने नहीं गए थे, वह वहां सूचना एकत्र करने गए थे। और बहरहाल उन्होंने हरिविलास बाबू से संपर्क भी नहीं किया। उनसे कोई सूचना प्राप्त करना और खदान से कीमती पत्थर निकालना दोनों बड़ा कठिन काम था, परंतु यदि कोई उनके पास पहुंच ही जाता तो हमें अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। टिकट निरीक्षक संतोष ने शायद अपने क्वार्टर में अपना मुंह पहुंचते हुए हमें प्लेटफार्म पर पहुंचते देख लिया था। वह एक तीव्र बुद्धिमान नौजवान था। बुद्धिमानी उसे ईश्वरीय उपहार के रूप में मिली थी। वह अपनी आंखों के सामने ही अपने कर्तव्य का निर्णय करने में सक्षम जो था।
मैं जानता हूँ कि तुमने हमें बातें करते सुन लिया था। व्योमकेश ने अनुक्रिया की। सचमुच हमने सुन लिया था। हमने तो आपको पिछली रात को 10-17 वाली गाड़ी के प्लेटफॉर्म पर आने के पहले भी सुना था। आपने वहाँ क्या देखा था? क्या बम आपकी नाक के नीचे ही फटा था? ठीक मेरी नाक के नीचे तो नहीं, किंतु मेरे कानों के नीचे अवश्य फटा था, व्योमकेश ने कहा। क्या आप सदानंद सुर को जानते थे? सचमुच मैं जानता था। वह 453 वाली गाड़ी से नीचे उतरे और मुझे अपनी टिकट दी। अपना बैग लेकर जाने ही वाले थे कि मैंने कहा, मेरे विचार से आप कलकत्ता में थे दादा। क्या आपने वहाँ के दर्शनीय स्थल भी देखे? उन्होंने हंसते हुए कहा, क्या आपके विचार से कलकत्ता पर्यटन के लिए है? मैंने वहाँ रातें देखी। इतना कहकर वह हंसते हुए चले गए। कौन जानता था कि वे आधा घंटा बाद जीवित भी नहीं रहेंगे। 1 मिनट सोचने के बाद व्योमकेश ने पूछा, क्या तुमने सदानंद सुर को यहाँ से जाते देखा था? निश्चय ही, मैंने उन्हें यहाँ से जाते देखा था, मंतोष ने उत्तर दिया। क्या आपके विचार से कोई आदमी मेरी जानकारी के बिना यह स्टेशन छोड़ सकता है? वे 8 दिन पहले गए थे। उन्होंने मुझे अपना टिकट दिखाया और सुबह स्टेशन में दाखिल हुए और 7:03 की डाउन से चले गए। क्या उनकी टिकट कलकत्ता की थी? यह तो मुझे याद नहीं, लेकिन उसके अलावा वह और कहाँ जा सकते हैं? वह कोई भिन्न स्टेशन भी तो हो सकता है। खैर कोई बात नहीं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उनके पास कौन सा सामान था? सामान? अपना सिर खुजलाते हुए मंतोष ने बताया, जहाँ तक मुझे याद है उन्होंने अपने एक हाथ में किरमिच का बैग और एक हाथ में लोहे का संदूक ले रखा था। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? सदानंद बाबू अपना संदूक लेकर वापस नहीं लौटे, जिसका सीधा अर्थ है कि उन्होंने अपना संदूक कहीं रख छोड़ा था। और मैं समझता हूँ कि आप उन्हें अच्छी तरह जानते थे। वह किस किस्म के आदमी थे मैं कह नहीं सकता। इस मामले में मुझे कोई ज्ञान नहीं, परंतु वह एक विनम्र एवं सज्जन व्यक्ति थे। वे किसी अन्य के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते थे। वह अपने काम से काम रखते थे। 1 महीना या उससे कुछ पहले तक वे स्टेशन मास्टर के कार्यालय में नियमित आते थे। वास्तव में? क्यों? इसकी जानकारी मुझे नहीं है। किसी अन्य के बजाय केवल वही बता सकते हैं कि सदानंद बाबू के साथ उनकी क्या बातें होती थी। आप स्टेशन मास्टर से ही क्यों नहीं पूछ लेते? हाँ, उनसे तो बात अवश्य करूँगा। हम सीधे हरिविलास बाबू के केबिन में चले गए। क्या हम अंदर आ सकते हैं? व्योमकेश ने पूछा। हरिविलास बाबू ने त्योरियां चढ़ाकर हमारी ओर देखा। उनके देखने के तरीके से हमें महसूस हुआ कि वे हमारे बारे में कुछ नहीं जानते थे। इसके बाद उन्होंने अपनी कलम नीचे रखी और हस्तक्षेप के कारण नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा, अच्छी बात है, अंदर आइए। उनके केबिन में दाखिल होकर हम बैठ गए। स्टेशन मास्टर और हम उनकी बड़ी सी मेज के आमने सामने बैठ गए। उनकी मेज अनेक कॉपियों और मोटे मोटे रजिस्टरों तथा अन्य सामानों से बोझिल हो रही थी। शायद आपने सुना होगा कि सदानंद सुर की मृत्यु हो गई है? व्योमकेश ने पूछा। मेरे प्रश्न को सघन संदेह के भार से तोलते हुए हरिविलास बाबू ने उत्तर दिया, हाँ, मुझे जानकारी है। क्या आप उन्हें जानते थे? व्योमकेश ने पूछा। थोड़े सोच विचार के बाद उन्होंने प्रतिक्रिया दी, मामूली तौर पर। हमें ऐसा प्रतीत हुआ मानो मेरा प्रश्न उनके लिए जीवन एवं मृत्यु का विषय बन गया था। देखिए, आप यह मत सोचिए कि मैं आपसे यह प्रश्न केवल औपचारिकता के लिए पूछ रहा हूँ, व्योमकेश ने थोड़ी बेरुखी से कहा। सदानंद बाबू की मौत बड़े भयानक तरीके से हुई है और पुलिस की ओर से इस मामले की जांच मैं कर रहा हूँ। अब आप मुझे पहले केवल यह बताइए कि आपका सदानंद बाबू से परिचय कैसे हुआ? हरिविलास बाबू के गाल तो पहले ही धंसे हुए थे। व्योमकेश का प्रश्न सुनकर उनका चेहरा और उतर गया। कई बार खंकार कर अपना गला साफ करने के बाद उन्होंने थोड़ा झिझकते हुए बताना शुरू किया। सदानंद सुर का बहनोई प्रणकेशपाल रेलवे में पथ निरीक्षक है। मैं उसे पहले से ही जानता था। उसे यहाँ नियुक्त हुए कुछ ही समय हुआ है। उसका मुख्यालय रामीदी जंक्शन पर है। इस लाइन के निरीक्षण का दायित्व उसी पर है, इसलिए वह रोजाना अपनी ट्रॉली पर आता जाता रहता है। अपने काम के सिलसिले में वह अक्सर संताल गोला से होकर गुजरता है, इसलिए एक दिन उससे हमारी मुलाकात हो गई थी। एक दिन जब मैं और प्राणकेश प्लेटफॉर्म पर बातें कर रहे थे तो उसी दौरान सदानंद बाबू भी आ गए। प्राणकेश ने मुझसे उनका परिचय कराते हुए उनके साथ अपने संबंध की जानकारी दी और उसी घटना के बाद सदानंद बाबू के साथ मेरा परिचय हुआ। उनका वृतांत सुनते हुए व्योमकेश की आंखें छोटी हो गई। उन्होंने पूछा, यह मुलाकात कितने समय पूर्व हुई थी? लगभग 2 या 3 महीने पहले। प्राणकेश बाबू इस लाइन पर नियमित आते थे? पिछली बार वह यहाँ कब आए थे? यही कोई 4 या 5 दिन पहले। वह स्टेशन पर नहीं रुके। वे अपनी ट्रॉली पर निरीक्षण करते हुए सीधे चले गए।
क्या साले बहनोई के संबंध एक दूसरे के साथ मधुर थे? अब उनके अंदर की बात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऊपरी तौर पर दोनों का व्यवहार अच्छा था। खैर कोई बात नहीं। उसके बाद सदानंद सूर आपके पास अक्सर आते रहे। वह किस उद्देश्य में आपके पास आते थे? एक बार फिर खामोशी से सतर्कतापूर्वक विचार करने के बाद उन्होंने बताया, सदानंद बाबू एक एजेंट के रूप में काम करते थे। वह कभी कुछ तो कभी कुछ वस्तुओं का कारोबार करते थे। मेरे निरंतर उदर शूल को देखते हुए वह मुझे आयुर्वेदिक उपचार कराने की बात कर रहे थे। उन्होंने मुझे कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ, अदरक और शोरा भी बेची थी, किंतु मुझे उनसे कोई लाभ नहीं हुआ। अरे प्यारे, अदरक और शोरा? लेकिन व्योमकेश ने बल देते हुए कहा, इसमें ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है जिसके के बारे में आप इतनी सारी चर्चाएं करते थे। क्या आपकी उसके अलावा किसी अन्य विषय पर कोई बात नहीं होती थी? जी नहीं। व्योमकेश ने खड़े होते हुए कहा, मैंने आपको बेवजह ही परेशान किया। क्या प्रणकेश बाबू अभी रामदी जंक्शन में ही नियुक्त हैं? जी हाँ। नमस्कार। चलो अजीत, आप कहाँ चले? स्टेशन से बाहर निकलते हुए मैंने पूछा। हम आज शाम को एक रामदी में प्रणकेश बाबू से अवश्य मिलेंगे। यदि उन्होंने अपने साले के बारे में कुछ नहीं सुना होगा तो हम उन्हें उनकी दुखद मृत्यु की सूचना भी दे देंगे और उनसे अपनी पूछताछ भी कर लेंगे। आपने हरिविलास बाबू से बात करके उनके बारे में क्या अनुमान लगाया? तुम निश्चय ही उस पुस्तक का निर्णय उसके आवरण को देखकर ही कर सकते हो। मैंने कहा, जैसे उनकी छवि में दीमक लगी हुई है, वैसे ही उनकी बुद्धि में भी जंग लग चुका है। इसे तुम किसी खाली तिजोरी पर दोहरा ताला कह सकते हो। यदि तुम यह सोचते हो कि वे काले बाजार में हथियारों का कारोबार करते हैं तो तुम्हारी धारणा गलत है। हरिविलास बाबू की सारी गोलियां उनका अदरक है और उनका बारूद शोरा है। व्योमकेश मुस्कुराए। चलो बाजार का एक चक्कर लगा कर आते हैं, उन्होंने कहा। क्या आप कुछ खरीदने की योजना बना रहे हैं? अरे चलो ना, खुद ही देख लो। कस्बे का कोलाहल शुरू हो गया। एक दूसरे के आगे पीछे सामान ढोती हुई बैलगाड़ियां दोनों ओर आ जा रही थी। गोदामों के बाहर एक आध घोड़ा तांगा भी खड़ा था। गोदामों से एक का एक और दो के दो की आवाजें आ रही थी। धर्म कांटों पर चावल के ढेर और बोरे तोले जा रहे थे। एक गोदाम में एक बंगाली युवक उन गतिविधियों का संचालन निरीक्षण कर रहा था। क्या यह नफरकुंडू का गोदाम है? व्योमकेश ने उस युवक के पास जाकर पूछा। उस युवक ने शायद व्योमकेश को पहचान लिया। जी हाँ, मैं उनका भांजा हूँ। अति उत्तम, व्योमकेश ने कहा। और कुंडू बाबू कहाँ हैं? मामा यहाँ नहीं है सर, वे बाहर गए हैं। क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत थी? कुछ खास नहीं, वैसे कहाँ गए हैं वे? उन्होंने कुछ बताया नहीं सर। वास्तव में वे यहाँ से कब गए? पिछले मंगलवार की शाम को। व्योमकेश ने कनखियों से मेरी ओर देखा। मुझे याद आया कि जिस दिन मैंने रामदी स्टेशन पर जाकर वे गुमनाम पत्र भेजे थे, उस दिन सोमवार था। अपनी सामान्य गति से पत्र मंगलवार को वितरित हो गए थे। उनमें से एक गुमनाम पत्र नफरकुंडू के पास भी भेजा गया था। क्या खत मिलने के बाद चिड़िया उड़ गई? तब क्या हमारी गुमनाम चिड़िया नफरकुंडू था? खैर, बात चाहे जो भी हो, उसके युवा भांजे को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वह सभी प्रश्नों के उत्तर निर्दोषपूर्ण तरीके से दे रहा था। शायद तुम नहीं जानते वे कब वापस आएंगे? नहीं सर, उन्होंने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर सोचने के बाद व्योमकेश ने पूछा, क्या नफर बाबू को उस दिन सुबह कोई पत्र मिला था जिस दिन वे यहाँ से गए थे? हाँ, रोजाना की तरह 3-4 पत्र आए थे। अभी हम वहाँ से रवाना होने ही वाले थे कि व्योमकेश अचानक लौट पड़े। तुम्हारे पास यहाँ कितने घोड़े हैं? घोड़े? नौजवान ने चौंकते हुए कहा। हाँ, घोड़े तांगा खींचने के लिए। व्योमकेश ने पास वाले गोदाम की ओर इशारा किया। नौजवान ने उस तरफ नजर दौड़ाते हुए कहा, अच्छा वह, अब मैं समझ गया। नहीं, हमारे पास ना तो घोड़ा है ना कोई घोड़ा तांगा। हम अपना माल बैलगाड़ी से भेजते हैं। उसी समय वहाँ एक वर्दीधारी सिपाही आया। उसने अपनी एड़ियाँ चटकाते हुए सैल्यूट किया और बोला, थानेदार साहब आपसे मिलना चाहते हैं। आ रहा हूँ, व्योमकेश ने उसे शुद्ध होकर कहा।